कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट जो है इसे प्रूडेंस भी कहा जाता है, और ये हमें ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करना है और सेफ कैसे रखना रहना है अकाउंटिंग करते वक्त, प्लेइंग सेफ वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताया जाता है। जैसे इसमें एक तरह से आपकी आपके पेरेंट्स जैसे हर महीने अपनी सैलरी में से कुछ पैसा सेव कर लेते हैं, तो वो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट में ही आता है। ये प्रिंसिपल कहता है कि आपको हमेशा जो है कॉन्शियस यानी थोड़ा डर के रहना चाहिए, और प्रॉफिट को जो है कभी भी ओवर नहीं दिखाना चाहिए। प्रॉफिट ओवर दिखाने का एक नुकसान तो ये होगा कि आपको ज़्यादा डिविडेंड पे करना पड़ेगा, और वो डिविडेंड कहाँ से पे होगा, क्योंकि प्रॉफिट तो कम था एक्चुअल में। ऐसे में आपको डिविडेंड जो है वो कैपिटल में से देना पड़ेगा, जो कि गलत है। कंजर्वेटिज्म का कॉन्सेप्ट कहता है कि प्रॉफिट को तब तक रिकॉर्ड ना करो जब तक एक्चुअली प्रॉफिट हो ना जाए, लेकिन लॉसेस को आप उसी वक्त रिकॉर्ड कर दो जब आपको ऐसा महसूस हो कि लॉस हो सकता है। फिर समझो ध्यान से, प्रॉफिट को उसी तभी प्रॉफिट मानना है जब वो एक्चुअली हमें होगी। ठीक है, ये नहीं कि कौन बना करोड़पति में सिलेक्शन हो गया तो मैं अब करोड़पति बन जाऊंगा, नहीं। लेकिन लॉसेस को अगर आपको थोड़ा सा भी शक है कि लॉस हो सकता है, तो उसको आज ही लॉस मान के रिकॉर्ड कर लेना है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन है। हमें पता है कि 20 साल बाद मशीनरी इतने कम में बिकने वाली है, तो हम हर साल थोड़ा थोड़ा डेप लगाते रहते हैं, पहले से ही ये मानते रहते हैं कि हमारे एसेट की वैल्यू कम होती जा रही है। एक तरह से हम उस लॉस से बचने के लिए, जो एक बहुत बड़ा होने वाला है 20 साल बाद, उसे थोड़ा थोड़ा करके हम डेप्रिसिएशन की फॉर्म में दिखाते रहते हैं। एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। क्लोथिंग स्टॉक जो होता है, हमारा दुकान पे सामान पड़ा है, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, कॉस्ट का मतलब जितने में हमने उसे खरीदा है, मार्केट वैल्यू जितने में बिक सकता है, विच एवर इज लेस, उतने में उसे दिखाया जाता है। ऐसा क्यों? कॉस्ट जितने में हमने खरीदा, मान लो हमने 10,000 में खरीदा, मार्केट में वो 12,000 में बिक सकता है, तो 2,000 का प्रॉफिट हो गया। लेकिन इस रूल के हिसाब से हम प्रॉफिट को पहले से प्रॉफिट नहीं मान सकते, इसलिए हम उसे 10,000 में ही दिखाएंगे। किसी रीज़न से वो 10,000 का स्टॉक मार्केट में अब 9,000 का बिक सकता है, ऐसा हुआ है, तो क्योंकि मार्केट वैल्यू 9,000 है और ये हमें 1,000 का नुकसान दिखाई दे रहा है, तो हम इस 1,000 के नुकसान को नुकसान मानते हुए क्लोजिंग स्टॉक को 9,000 रुपये में दिखाएंगे। ऐसे ही प्रोविजंस क्रिएट होते हैं। प्रोविज़न क्रिएट को अभी हम पढ़ेंगे आगे। प्रोविज़न क्रिएट करने का मतलब है लॉसेस से बच को दिखाने के लिए, फ्यूचर के लॉसेस को कंपनसेट करने के लिए हम इसी साल प्रॉफिट में से एक अमाउंट अलग कर देते हैं कि भाई हमें बैड डेप्ट होने वाले हैं, या हम डेटर्स पर डिस्काउंट देने वाले हैं, तो अगले साल हम डेटर्स, हमें मान लो 1 लाख का बैड डेप्ट होगा, तो हम प्रॉफिट में से 1 लाख रुपये अलग रख देते हैं, ये कह के कि ये 1 लाख रुपये डाउटफुल हैं, और इसे प्रोविज़न कहते हैं। एक तरह से आपके पेरेंट्स जो सेविंग्स करते हैं फ्यूचर के लिए, वो एक तरह का प्रोविज़न होता है। घर पे खूब सारे राइस आके रख देते हैं, ये तो है नहीं कि जिस दिन आज राइस बनाने तो आज ही खरीद के लाएंगे, वो भी एक प्रोविज़न है। राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, एसेट्स को कम करना, ये इंटेंजिबल एसेट गुडविल को हटाना अपनी बुक से, ये भी एक प्रूडेंस का ही कॉन्सेप्ट है कि धीरे धीरे गुडविल को ज़ीरो कर देना बुक्स से। तो ये सब प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म में आते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड परचेज हैज़ फॉलन डाउन, द स्टॉक विल बी शोन एट कॉस्ट प्राइस इन द बुक्स, बट इफ द मार्केट वैल्यू हैज़ गोन अप, द गेन इज नॉट टू बी रिकॉर्डेड अंटिल द स्टॉक इज सोल्ड। अगर क्या कहते हैं, मार्केट प्राइस कम हो जाएगी तो हम, इसमें एक मिसप्रिंटिंग है, शोन एट मार्केट प्राइस आएगी, शोन एट मार्केट प्राइस इन द बुक्स। लेकिन अगर मार्केट वैल्यू बढ़ गई है तो फिर हम उस प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल है मेटीरियलिटी प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल कहता है कि ओनली मटेरियल इंफॉर्मेशन शुड बी शोन एंड रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग एंड शुड बी फोकस्ड। एफर्ट शुड नॉट बी वेस्टेड इन रिकॉर्डिंग एंड प्रेजेंटिंग फैक्ट्स विच आर नॉट इम्पॉर्टेंट इन मटेरियल इन डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम। जो बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है उन पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, या उनको डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है।
आपने बिल्डिंग बनाई, आपने बिल्डिंग खरीदी, ये इम्पोर्टेंट है। आपने बिल्डिंग में कितनी रूम है, कितने क्या कहते हैं ईंटें लगी हुई हैं, कितना सीमेंट लगा हुआ है, कितने दिन में बन के तैयार हुई, ये सब अकाउंटिंग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। द क्वेश्चन दैट राइजेज इज व्हाट इज अ मेटीरियल फैक्ट, क्योंकि अभी एक प्रिंसिपल हमने पढ़ा था जो कहता है कि सब कुछ बताओ, और मटेरियल डिस्क्लोजर कहता है कि सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो बताओ। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है? द मेटीरियलिटी ऑफ द फैक्ट डिपेंड्स अपॉन इन नेचर एंड द अमाउंट इन्वॉल्व। एनी फैक्ट वुड बी कंसिडर्ड मटेरियल इफ इट इज रीजनेबली बिलीव दैट इट्स नॉलेज शुड इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द इन्फॉर्म्ड यूज़र। अगर ऐसी कोई भी छोटी से छोटी चीज़ जो यूज़र के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है या उसका डिसीजन को चेंज कर सकती है तो वो मटेरियल है। लेकिन ऐसी बहुत बड़ी चीज़ भी जिसकी बहुत इम्पोर्टेंस नहीं है किसी की नज़र में, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो मटेरियल नहीं है। इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि अगर आप थिएटर में नंबर ऑफ पर्सन्स बढ़ाने के लिए, उसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कोई एक्सपेंसेस करते हैं, तो वो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उसे डिस्क्लोज करना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप डेप्रिसिएशन चेंज कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन मेथड चेंज कर रहे हैं, या कोई फ्यूचर में लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो भी आपको डिस्क्लोज करना है। तो ये सब चीज़ें डिस्क्लोज होनी ज़रूरी हैं, चाहे वो डायरेक्टली अकाउंटिंग में हो, नहीं हो तो एक नीचे छोटा सा नोट लिखकर भी ये इन्फॉर्मेशन बतानी ज़रूरी होती है। और कुछ केसेस में जहाँ पर अमाउंट इन्वॉल्व बहुत स्मॉल है, बहुत छोटी अमाउंट इन्वॉल्व है, वहाँ पर उसको डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे सपोज़ कोई आप बिज़नेस कर रहे हो, छोटी सी स्टेशनरी की आपने एक शॉप खोल रखी है फर्नीचर की, उसमें थोड़ा बहुत खर्चा आपका स्टेशनरी का होता है, बिल बुक वगैरह बनाने में और सब करने में, तो बहुत नॉमिनल अमाउंट है। ऐसे में स्टेशनरी को एसेट ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारा एक्सपेंस है। लेकिन कई ऑर्गेनाइजेशन जैसे हमारा स्कूल ही है, स्कूल में स्टेशनरी पे बहुत हैवी अमाउंट स्पेंड होता है, तो वहाँ पे स्टेशनरी उनके लिए एसेट होता है। लास्ट प्रिंसिपल है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट या ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल, इसे वेरीफाइबिलिटी कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। ये कहता है कि हर ट्रांजैक्शन जो है वो आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के हिसाब से रिकॉर्ड करनी है। जब तक कोई भी वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट नहीं है, आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। एवरी ट्रांजैक्शन मस्ट बी सपोर्टेड बाय अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अगर कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है तो आप उस इंफॉर्मेशन को अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कुछ भी हो सकता है, जैसे अगर आपने किसी को पेमेंट करी है तो आपके पास चेक से करी तो चेक की फ़ोटोकॉपी रख लीजिए आप, नहीं अगर आपने कैश में करी है तो एक कैश वाउचर बनाकर उससे साइन करवा लीजिए, कर प्रूफ के लिए करवाएंगे कि उसने पैसे लिया है। ऐसे ही अगर आपको पैसे रिसीव हुए हैं तो कैश मेमो यूज़ होता है। आपने गुड्स उधार में बेचे हैं तो बिल बना होगा, ख़रीदे हैं तो आपको बिल रिसीव हुआ होगा। आपने सैलरी पे करी है तो कहीं ना कहीं आपने कैश पे करी तो साइन लिए होंगे, थ्रू बैंक दी है तो उस बैंक स्टेटमेंट की फ़ोटोकॉपी। तो जो भी पैसा, जो भी ट्रांजेक्शन, खाली पैसा नहीं, कोई भी ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग में अगर हो रही है तो उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना ज़रूरी है। विदाउट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आप उस इंफॉर्मेशन को अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते।